फिरोज, सबसे पहले सभी जो ग्राहक हैं उनकी समझ के लिए जानना ज़रूरी है। अभी जो हाल ही में आरबीआई पॉलिसी आई थी उसमें जो कमेंट्री थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, उसमें फ्लोटिंग रेट लोन रीसेट करने के मैकेनिज्म पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, जिसकी गाइडलाइंस जारी हुई और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें जो कि हर एक ग्राहक को समझनी और जाननी बेहद ज़रूरी है। इसलिए आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये क्या है फ्लोटिंग रेट लोन रीसेट करने के नए नियम। देखिए, नियम तो ज्यादा बदले नहीं है, बट आई थिंक ट्रांसपेरेंसी की बहुत गुंजाइश है। दैट्स पॉइंट वन। तो आरबीआई ने कहा, भाई आप अगर जो बोरोवर के साथ जो एंगेजमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन है, उसको आप थोड़ा ज्यादा सटीक करें। लॉजिक क्या है बढ़ाने की, उस पर थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी लाएं। और जो भी इम्पैक्ट है उस ईएमआई का, उसकी कम्युनिकेशन आपको ठीक करनी है। दैट्स पॉइंट। पॉइंट टू, अगर कोई ग्राहक पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्याज दरें जब ऊपर जाएंगी तो उनकी ईएमआई की बर्डन बढ़ेगी। और काफी सारी बैंक्स जो है वो बढ़ाती हैं, बट वो पता भी नहीं होता कि उनकी लोन पीरियड्स बदल जाती हैं या तो फिर ईएमआई बदलनी पड़ती है। सो काफी डिसएंगेज सी बोरोइंग्स होती हैं, स्पेशली जो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पर्सनल लोन्स लेते हैं, उन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज उनकी जो रेट ऑफ बोरोइंग्स होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आई थिंक हर ग्राहक को ये जरूर पता करना चाहिए कि आपकी जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी वो क्या आधार पे बढ़ेगी। आप देखें, एक साल से 10 ईयर जीसेक जो गवर्नमेंट का पेपर है वो वहीं के वहीं घूम रहा है ऑलमोस्ट, राइट। अगर आप देखें तो 7.2 पे आज है। साल भर 6-8 महीने पहले भी 7.2 पे था, बट काफी सारी बैंकों ने रेट्स बढ़ाई हैं। आज हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर के, ये बहुत फ्लैट है। 3 साल की जो बोरोइंग कॉस्ट है, 5 साल की भी बोरोइंग कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और 10 ईयर की बोरोइंग कॉस्ट है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इसको कहते हैं फ्लैट यील्ड कर्व। तो अगर ये फ्लैट यील्ड कर्व है तो आपकी बोरोइंग किस किस आधार पे है, क्या बेंचमार्क रेट्स हैं जिसपे आपकी जो ईएमआईज हैं वो कंप्यूट होगी, इसकी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। और एनबीएफसीज और बैंक का ये कर्तव्य बनता है कि वो समझाएं हर ग्राहक को और उनकी नॉलेज को इंप्रूव करें। ओके। एंड स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, या अगर हम आंकड़ों के जरिए समझे फिरोज आपसे, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस किया गया आपकी तरफ से, क्योंकि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो हाई इंटरेस्ट वाले जैसे पर्सनल लोन्स जो होते हैं, उसमें 1% का भी जब चेंज होता है किसी के लोन में, तो कितना इम्पैक्ट एक ईएमआई पर, फ्यूचर ईएमआई पर पड़ सकता है, ये समझना ज़रूरी है। और मानिए किसी का ऑलरेडी 10% पर लोन है, तो क्या उसको इस मैकेनिज्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जिसका लोअर इंटरेस्ट पर लोन है उसके लिए क्या एक बेटर मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये एक डायनेमिक समझना बेहद ज़रूरी है फिरोज। यस स्वाति जी, देखिए, कोई भी अगर लोन लेता है, होम लोन तो स्पेशली, वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग ही हो जाते हैं। पहले 2 साल के लिए लॉक इन होते हैं, पहले 3 साल के लिए। आजकल कोई भी होम लोन होता है, एक पीरियड के बाद वो इंटरेस्ट रेट के, मार्केट इंटरेस्ट रेट से रीपेग होके फ्लोटिंग रेट ही हो जाता है। काफी सारे लोन्स वैसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं। जैसे 5 साल का कोई लोन ले लिया आपने, कार लोन ले लिया, वहां फिर भी एक फ्लोटिंग के बदले फिक्स्ड होम लोन, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की गुंजाइश होती है, क्योंकि एनबीएफसी या बैंक वो रिस्क लेने के लिए तैयार होती है कि 5 साल की जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एक 5 साल का लोन है। अगर 5 साल के लोन पे अगर आपने 5 साल के लोन के लिए 60 लाख रुपए लिया, और अगर 8% की इंटरेस्ट रेट हो, हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स 8% पे आज छोटे लोन नहीं मिलेंगे 5 साल वाले, हाइपोथेटिकली 8% की लोन हो, तो आपकी ईएमआई होती है 1.21 लाख पर मंथ की, अगर आप 60 लाख का लोन लेते हैं। अगर समझें कि ये लोन रेट बढ़ के, जैसे ब्याज दरें काफी बढ़ी हैं, और अगर वो 9% हो जाता है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई है वो क्लोज टू 4%, 4,000 से बढ़ जाएगी। सो 1.25 लाख के लोन ईएमआई पे पहुंच जाएंगे आप। अगर 10% है तो ऑलमोस्ट 1.28 का आपका ईएमआई हो जाएगा 1.21 से। तो every 1% you almost had a 4,000 rupee additional liability, 3 to 4,000 rupee additional liability as an EMI.
अगर वही घट जाता है तो 1,21,00,000 की जो ईएमआई है वो घट के 1,19,000 हो सकती है अगर 7% हो जाए, और अगर 6% हो जाए तो 1.16 लाख की ईएमआई हो जाएगी। तो ये सेंसिटिविटी ये आपको समझाती है कि इवन इन 5 ईयर के लोन में अगर 1% की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपका 3 से 4% की ईएमआई का इजाफा हो जाता है, क्योंकि 1.21 लाख 1.25 हो जाए तो 4,000 रुपए बढ़ जाते हैं, तो 3% का आपका ईएमआई आउटफ्लो बढ़ जाता है पर मंथ। ओके, इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो फिरोज आपने बताया। कई लोगों का ये सवाल होता है कि जब भी लोन में कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनके, तो उन्हें आइडियली करना क्या चाहिए जब उनको डिसीजन लेना है, ईएमआई बढ़ाएं या फिर टेन्योर बढ़ाएं, क्या एडवाइजेबल रहता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते रहेंगे। अगर आप ईएमआई बदलाएंगे तो काफी अपने आप पे एक स्ट्रेन लेंगे और एक स्ट्रेस भी होता है। जैसे राहुल जी ने कहा कितना हाई सेंसिटिविटी है फॉर लॉन्ग टर्म लोन। जैसे मैंने एक तो 5 साल का उदाहरण दिया, राहुल जी ने 20 साल के लोन की सेंसिटिविटी बताई इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन टाइम फ्रेम अगर ब्याज दरें बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से जब ब्याज दरें बढ़े तो आपको टेन्योर को ही छेड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होगा कि ब्याज दरें वापस भी घटेंगी। आज जो हम स्थिति में हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटर्न इंटरेस्ट रेट्स की जो ग्लोबल स्थिति है उसकी वजह से हमारे पास भी थोड़ा कोलैटरल डैमेज आया है। अगर हम 10 ईयर जीसेक को एक बेंचमार्क माने होम लोन्स के लिए, तो आज हमारी जो 10 ईयर जीसेक की 10 ईयर एवरेज है वो 6.8 6.9 है। तो हम 30-40 पैसे ज्यादा है। ग्लोबली ऐसा भी हो गया है कि डबल ट्रिपल हो गई हैं दूसरों की इंटरेस्ट रेट्स, बोरोइंग के रेट्स की ग्लोबली। तो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस भी नीचे आएगा। तो अगर आप ईएमआई को छेड़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अगर समझिए कि आपकी 2 लाख की ईएमआई है, सडनली इस महीने से क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई आपको 2.5 लाख करनी पड़ रही है, तो आपको रोज हर्ट करेगा। सो आई थिंक उसमें टेन्योर में छेड़खानी करना इज अ मोर सेंसिबल थिंग टू नॉट टेक एन इमोशनल ड्रेन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज की जो स्थिति है वो मेरे हिसाब से एवरेज अगले 10 साल की जो इंटरेस्ट रेट्स होंगी वो करंट स्थिति से 1-1.5% कम ही होंगी इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स अगेन नीचे लानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का टारगेट बिटवीन 4 to 6% रहा है, ऑफ कोर्स बारिंग द लास्ट इन्फ्लेशन नंबर। तो आरबीआई थोड़ी सी परेशान है, स्पेशली बिकॉज ऑफ वेजिटेबल इन्फ्लेशन, वो थोड़ा बड़ा है। बट आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज टू प्ले विद द टेन्योर। ओके, सो फिरोज, एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, आपकी नज़र में क्या अच्छा सिनारियो है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि कर्ज खत्म करना है, एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है सर पे। कई लोगों के पास लमसम पैसा आता है, वो कहते हैं कि चलो ये एक बड़ा पैसा जरा लोन के प्रीपेमेंट में लगा दें। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, अगर ये पैसे एसआईपी में डाल दिए होते, निवेश कर दिए होते, तो कितना कितना अमाउंट क्रिएट हो जाता। तो जरा इस जद्दोजहद को दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या बेटर रह सकता है। स्वाति जी, अगर हम देखें तो लोन प्रीपेमेंट 2 किस्म से हो सकती है। एक बार कभी कोई लमसम अमाउंट मिल जाती है आपको, तो आपको पे करनी पड़ती है, तो पे करते हो तो आपकी लोन टेन्योर या ईएमआई कम हो सकती है। दूसरा, आपकी आय बढ़ सकती है, आपके पास और थोड़े पैसे आ सकते हैं, अपनी ईएमआई बढ़ा के अपनी पीरियड्स को कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लमसम पैसा आए तो आप लोन चुका सकते हैं। बट अगर रेकरिंग पैसा आपका बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर एक 20 साल की टाइम फ्रेम्स है एक होम लोन की, जाहिर सी बात है करियर में 5-10 सालों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अगर 30 साल की उम्र को कोई बंदा होम लोन लेता है तो 40 में उनकी स्थिति, उनके प्रोफेशनल कितनी हार्डवर्क थी उनके हिसाब से उनकी पगारें बहुत चेंज होती हैं। तो अगर आपके पास आपकी पगारें मंथली बढ़ चुकी हैं और आज आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पैसे से आपको एसआईपी ही करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमेशा लॉन्ग पीरियड्स में इक्विटी डेट को ओवरटेक कर ही लेता है। हमने ये देखा है सबसे खराब स्थिति में 11 साल, ऐसा कोई 11 साल नहीं होता जहां पे इक्विटी डेट को अंडर परफॉर्म करता है। क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जाहिर सी बात है, फॉर द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस टू वर्क, इक्विटी हैज टू जनरेट मोर रिटर्न देन डेट। ये तो बिजनेस का नियम है। तो बट ऑफ कोर्स साल 2 साल 3 साल में ऐसा नहीं होता है, 11-12 सालों में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको इक्विटी की रिटर्न डेट से कम मिले। तो एसआईपी करना, क्योंकि वो स्टैगर्ड फैशन में जाता है, वो एक अच्छी स्थिति होती है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, ये भी देखें कि इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट 10% पार कर चुकी है तो जाहिर सी बात है जितना लोन चुका सके उतना चुकाएं,
क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट में 13-14% ही मिलनी है, उसमें भी रिस्क होता है, और इधर मुझे एश्योर्ड बैंक को 10% तो देना ही देना है जेब से, तो एक मुश्त अपनी ईएमआई कम कर लीजिए, एक पेमेंट्स कर लीजिए। सो इंटरेस्ट रेट्स इज अ थर्ड वेरिएबल। लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम पैसा है तो होम लोन चुकाइए, सैलरी बढ़े तो ईएमआई बढ़ाने के बदली आप एसआईपी करें, ईएमआई को सेम रखें। और तीसरा, अगर ब्याज दरें बढ़े तो ऑल बेट्स ऑफ, और जल्दी से अपना लोन चुकाएं। अगर आप ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण लूं, अगर समझो कि आपकी एक ईएमआई है ऑन अ लोन ऑफ 75 लाख, 15 साल के लोन के लिए अगर आपकी 72,000 की ईएमआई है, और अगर आप 97,000 की ईएमआई है, अगर वो 9 साल का लोन है, समझो, लेट मी गो लाइक दिस, सो 72,000 की आप ईएमआई कर रहे हैं, अब आपको सडनली 25,000 रुपए पर मंथ ज्यादा कमाई हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो ये 15 साल का लोन, अगर ये 25,000 आप ईएमआई पे करें बढ़ा के 97,000 करते हैं अपनी ईएमआई, तो आपकी जो लोन पीरियड है 15 साल से 9 साल हो जाएंगी, क्योंकि आपके ईएमआई अमाउंट्स आपने बढ़ा दी। अगर ये 25,000 रुपए की ईएमआई ना बढ़ा के अगर आप 25,000 रुपए की एसआईपी करते, और उसमें अगर 14% की रिटर्न आती, तो आपको इस निर्णय से 40 लाख का, 41 लाख का ज्यादा फायदा होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें कैच क्या है कि 14% की रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। अब लास्ट 20 सालों में 70 फंड थे इक्विटी के जिनके 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 70 ऐसे फंड्स हैं, 70 फंड्स। उसमें से अगर मैं वर्स्ट 20 फंड्स में भी निवेश करता, तो भी 14.13% की रिटर्न आती जुलाई 31st 2003 से जुलाई 31st 2023 तक। So 14 is not guaranteed, but even the worst funds on a 20-year basis generated 14.13, best ones generated 19.85. तो I will recommend, अगर आपकी रेगुलर इनकम बढ़ जाए तो ईएमआई बढ़ा के टेन्योर घटाने के बदले एसआईपी करें, तो यू विल गेट सम मोर एक्स्ट्रा मनी। ओके तो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिरोज ने अलग अलग सिनारियोज में बताया कि क्या बेस्ट हो सकता है केस में